स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम ताज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज हैं, देव की भांति पूजन करे आज हम। देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की बगियों से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की लीला से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते तुमको अर्पित सुमन आज हम। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद कोमल जी और वैष्णवी मंदेवार, पूनम अंभोरे। शब्द जिह्वा बैठी सरस्वती, शब्द शब्द है नूर। मुख्य अतिथियों का स्वागत दिल से हो भरपूर। शब्दों सुमनों द्वारा स्वागत गीत के पश्चात अब समय है वास्तविक स्वागत का। हिंदी विभाग अध्यक्ष से निवेदन करती हूँ कि वे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। अतिथि का धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अध्यक्ष जी से निवेदन करती हूँ कि वह आज के प्रमुख अतिथि का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। डॉक्टर साईनाथ साहू जी सर से निवेदन है कि वह आज के प्रमुख अतिथि का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। प्रमुख अतिथि अध्यक्ष का स्वागत। प्रमुख अतिथि का दोन झाला। धन्यवाद सर। डॉक्टर विद्या सावते जी मैम से निवेदन है कि वे प्रमुख अतिथि का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। धन्यवाद मैम। कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत करने के लिए मैं हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संदीप पाइकराव सर से निवेदन करती हूँ कि वे कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत करें। मुझे भी सर को सुनना है, इसलिए मैं केवल 1 मिनट में प्रस्तावित आपके सामने रखता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कविता सुनकावड़े मैडम, प्रमुख अतिथि मेरे गुरु प्राध्यापक तपन कुमार मिश्रा सर, मंच पर विराजमान मेरे विभाग के डॉक्टर साईनाथ साहू सर, सुनील यादव सर और विद्या स्वाति मैडम। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग हर साल पूरा 15 दिन पखवाड़े में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि विद्यार्थियों को तैयार करें। जैसे आपने मुझे तैयार किया है, मुझे मंच दिया, मुझे वाणी दी, ठीक उसी तरह से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे छात्र भी यहाँ पर आए और अपने आप को अभिव्यक्त करें। आपने देखा होगा संचालन करने वाली दोनों भी छात्राएं फर्स्ट ईयर की हैं, अभी हम उनको तैयार कर रहे हैं। गीत गाने वाली भी छात्राएं फर्स्ट ईयर की हैं, हम उनको तैयार कर रहे हैं। कुछ स्पर्धाएं हमने ली हैं, एक काव्य वाचन स्पर्धा हमने ली थी, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। और एक प्रतिभा संपन्न कवि जिस तरह की कविताएं लिखते हैं उस तरह की कविताएं हमारे छात्रों ने लिखी। अभी अभी हमने विमोचन किया था भित्ति पत्रक का, उसमें भी देखा
कि इतनी सारी कविताएं और कुछ कविताएं शेष रह गई सर, जगह नहीं है, समय नहीं है, इसलिए उसमें हम स्थान नहीं भी दे पाए। अगले दूसरे भित्ति पत्रक में वो जो बची हुई कविता है उनको भी हम प्रकाशित करेंगे। और हमारे बड़े भाई सुनील यादव जी की एक योजना भी है कि वो उस कविता को पुस्तक रूप में, काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित करने की, उनका खुद का एक प्रकाशन है जो विद्यार्थियों के, इस बार हम विद्यार्थियों के परिचय के साथ थोड़ा सा परिचय, पिछली बार हमने जो नई कलम नाम का एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया था उसमें विद्यार्थियों का परिचय नहीं था, इसमें विद्यार्थियों का परिचय भी हम उसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त एक कल वक्तृत्व स्पर्धा भी हुई है, एक शुद्ध लेखन स्पर्धा हुई है, निबंध लेखन स्पर्धा हुई है। इन स्पर्धाओं का उद्देश्य यही है कि छात्रों को अधिक से अधिक मंच भी दे और उनकी जो बुद्धिमत्ता है या उनकी जो विचार क्षमता है उसका विकास करे। इसलिए पूरे साल भर इस तरह की अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए हम लोग हिंदी साहित्य परिषद की स्थापना करते हैं। आज भी इस हिंदी साहित्य का परिषद का उद्घाटन आपके ही हाथों होने वाला है, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम सारे छात्र सम्मिलित होकर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में और हिंदी के लिए कुछ लिखना, सोचना, पढ़ना चाहते हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मंच देने की कोशिश करते हैं। कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी उसमें सम्मिलित रहें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को हम मंच दें। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को कभी-कभी मंच मिलता नहीं है, हम उनसे क्षमा चाहते हैं कि उनको अगली बार चांस मिलेगा। इस बार जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको हम इस बार चांस देते हैं, दूसरे लोगों को अगली बार भी चांस देंगे। इसके अतिरिक्त सर विभाग की ओर से अनेक गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। सारी गतिविधियों का परिचय मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। आप भली-भाँति जानते हैं मेरे विभाग की गतिविधियों को। मैं आपके और विद्यार्थियों के बीच में अधिक देर खड़ा नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सालों से, मैं सालों से कर रहा हूँ, बहुत सालों से आपसे कुछ सुनने की इच्छा है। लगभग आज से 24 साल पहले मैं सर का छात्र था। वैसे तो 26 साल पहले, मैं 24 इसलिए कह रहा हूँ कि 24 साल पहले मैं थर्ड ईयर में पास आउट हुआ था। हमारे बड़े भाई ये तो 28 साल पहले सर के छात्र रह चुके हैं, लेकिन सर आपकी उम्र अभी भी उतनी नहीं दिखाई देती। ये आपका जो प्रसन्नता का भाव है या आपका जो मार्गदर्शन है हमारे छात्रों को निश्चित रूप से एक अनमोल दिशा देने का काम करेगा। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अध्यक्ष अतिथि एवं गुरुजनों के स्वागत के उपरांत हिंदी साहित्य परिषद की सूचना के लिए मैं सुनील जाधव सर से विनती करती हूँ। प्रतिवर्ष की भांति हिंदी साहित्य परिषद का गठन इस वर्ष भी किया गया है और इस परिषद के गठन का उद्देश्य है कि छात्र स्वयं होकर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें। छात्रों को हम ये काम सौंप देते हैं कि साल भर वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां लें, जिसमें काव्य वाचन है, वक्तृत्व स्पर्धा है, वाद विवाद स्पर्धा है, निबंध स्पर्धा है, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो हम छात्रों को सौंपते हैं, जो स्वयं कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और हम आगे चलकर उनको सिखाते हैं कि किस तरह से कम पैसों में या जीरो बजट जिसे कहेंगे, शून्य पैसा खर्च करते हुए कि कार्यक्रम कैसे लिए जा सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि ये गुलदस्ता जो हम जीरो बजट में ये काम लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरणों के जरिए हिंदी साहित्य परिषद जो है काम करता है। विभिन्न वक्ताओं को आमंत्रित करने के लिए छात्र हमें सुझाव देते हैं, हम बुलाते हैं और फिर उनका लाभ छात्र उठाते हैं। तो ऐसे हिंदी साहित्य परिषद का गठन इस वर्ष किया गया है, जिसमें बीए, बीकॉम और बीएससी तीनों शाखा के छात्रों को सम्मिलित किया गया है। हम यहाँ पर उसका वाचन करते हैं और साथ में उस पोस्टर का विमोचन, लोकार्पण करते हैं। उद्घाटन और या हिंदी साहित्य परिषद का उद्घाटन भी है, तो पोस्टर लेके आइए कृपया। तो अतिथि के हाथों यहाँ पर उसका लोकार्पण होगा। मैं लेके आइए इधर। फोटो लेना है यहाँ पर। हाँ, जो साहित्य परिषद के सदस्य हैं वे सभी छात्र यहाँ सामने मंच की ओर आए। अध्यक्ष विशाल गायकवाड़, उपाध्यक्ष गणेश रामजीवन जंगीटवाड़, सलोनी खंदारे सह सचिव, कोमल कागदेवाड़ सह सचिव और सदस्य सुनील जोंधड़े, आदित्य भुक्तरे, साक्षी पवार, पूजा ढगे, अश्विनी डाकोरे,
रूपाली बोकारे, रुपेश कोकरे, समृद्धि सरपाते, अदिति जादव, नेहा सावते, निकिता कालबांडे और शेख फयान। आइए सभी हम अतिथि के साथ ये तस्वीर लेते हैं। अतिथि स्वयं नीचे आए हैं, तो चलिए हम लेते हैं तस्वीर। यहाँ अतिथि स्वयं छात्रों को गुलदस्ता देकर उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो सभी छात्र उस गुलदस्ते को हाथ लगाइए। तो सभी छात्र यहाँ आइए और ये गुलदस्ते से सर उनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत बहुत तालियां बजाकर जोरदार। ऐसा पहली बार हुआ है कि मंच से अतिथि नीचे उतरता है और हिंदी साहित्य परिषद के छात्रों का स्वागत सत्कार करता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ हम फोटो लेते हैं सभी लोग। आइए बोलो। आ जाइए, ये सामने लो। अरे बेटा हाथ में ले लो ना, आपके हाथ में दिया है सर। और ले लो, वहां से ले लो, ले देखिए गुलदस्ता ले लो, जल्दी ला। इन दोनों को एक साथ दे दो। तो वो देखने दो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अगला सूत्र संचलन जो है छात्र कर रहे थे, मैं उन्हें ये सौंपता हूँ। अतिथि परिचय के लिए मैं डॉक्टर विद्या सावते मैडम जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और अतिथि का परिचय प्रस्तुत करें। श्री शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटी संचालित यशवंत महाविद्यालय नांदेड़ हिंदी विभाग की ओर से हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम आज हिंदी दिवस मना रहे हैं और इसी की उपलब्धि में हमारे पास प्रमुख अतिथि के रूप में जो सर आए हैं, उन्हीं का परिचय मैं आपको देने जा रही हूँ। लगभग हम सभी ने सर का परिचय सुन लिया है, फिर भी औपचारिकता के तौर पे मैं आपको परिचय देना चाहती हूँ। जो प्रमुख अतिथि के रूप में आए हैं, सर आपका नाम है तपन कुमार मिश्रा, जो आप सरस्वती विद्या मंदिर कला महाविद्यालय किनवट हिंदी विभाग में पिछले 28 वर्ष से कार्यरत है। और ये हमारे संदीप पाइकराव सर विभागाध्यक्ष और डॉक्टर सुनील जाधव सर के सर है। यही इन्होंने मुझे परिचय देने के लिए सौंपा था और यहीं पे परिचय होता है। शायद उन्हीं के वाणी से उनका परिचय हमें मिलने वाला है, यह आशा व्यक्त करते हुए मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। अतिथि जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वह समय आ गया है। मैं अधिक समय न लेते हुए आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर तपन कुमार मिश्रा जी से निवेदन करती हूँ कि वे छात्रों से मार्गदर्शन करें। श्री शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटी का यह यशवंत महाविद्यालय, इस महाविद्यालय में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ सभी उपस्थित हिंदी प्रेमी और हिंदी सेवी, इन सभी का मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम के अध्यक्षा डॉक्टर कविता मैडम से अनुमति चाहता हूं कि मैं विद्यार्थियों से कुछ बातचीत करूं। आज हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत शायद ये पखवाड़े का समापन दिन हम सभी मिलकर मना रहे हैं। फिर एक बार मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक हृदय से हृदयंगम शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं हिंदी के संदर्भ में भावनात्मक कुछ कहने की अपेक्षा तथ्यात्मक कुछ बातें रखना चाहता हूं।
यानी ऐसे तो बहुत भाषण हमने दिए हैं जिसमें कि तालियों की गड़गड़ाहट हमको अपेक्षित होती है। कहा जाता है हिंदी तो हमारे देश की बिंदी है, तालियां। मैं कह नहीं रहा हूं आपको। ठीक है, यानी आन हिंदी शान हिंदी, हिंद का अभिमान है हिंदी, इस तरह के अनेक स्लोगन दिए जाते हैं। जैसे ही 14 सितंबर आता है हम सभी के व्हाट्सएप पर ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हिंदी के प्रति अपने समर्पण को बताते हुए बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातें आपसे कहना चाहता हूं जो कि शायद हमारे मन को थोड़ा सा विचलित करें और हमें थोड़ा आनंदित भी करें। समझिए कि मैं एक क्लास लेने के आज मूड में हूं, व्याख्यान देने की अपेक्षा कुछ क्लास लेने की जैसी मूड में मैं हूं। जैसे कि यहाँ पर सुनील सर और पाइकराव सर, ये तो मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं। हमेशा मैं ये कहता हूँ विषय प्रवेश करते समय इस तरह से करना चाहिए जैसे कि हम किसी दूसरे ग्रह के हैं। यानी साहित्य क्या होता है तो उसको समझाते हुए मैं कहा करता था कि भाई हम कोई दूसरे ग्रह के हैं, समझो एलियंस हैं, हम आ रहे हैं, हमको धरती का कुछ पता नहीं, क्या है कोई भाषा पता नहीं, सिर्फ हमने वो पीके के जैसा किसी का हाथ पकड़ लिया और हमको थोड़ी बहुत भाषा समझ में आने लग गई। तो बस अब मैं पूछूंगा कि साहित्य क्या है, तो उसका स्वरूप वर्णन करते समय ऐसे करना पड़ता है कि पहले उसको विजातीय वस्तुओं से अलग करना पड़ेगा। यानी भाई ये पहाड़ भी देखकर मैं कहता हूं कि शायद साहित्य यानी यही होगा, पहाड़ी साहित्य होगा, क्योंकि मैं दूसरे ग्रह का हूं, मुझे पता ही नहीं है। हाँ, मैं किसी प्राणी को देखता हूं, किसी हाथी को देखता हूं, समझता हूं कि शायद साहित्य यही है। हाँ, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको डिलीट करना पड़ेगा पहले। यानी ये पहाड़ वगैरह हुआ निर्जीव वस्तुएं नहीं है, ये प्राणी बीणी भी साहित्य नहीं है। फिर धीरे धीरे मैं सजीव वस्तु में आके साहित्य के अंतर्गत आके उसकी विशेषताओं को मैं वर्णित करूंगा। ठीक है, तो उसी तरह आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं, पहले मैं चलूंगा भाषा से। ठीक है, हिंदी एक भाषा है। अब प्रश्न यह है, भाषा हम किसे कहेंगे? भाषा जैसे आपने पढ़ा होगा या एसएल के ज्यादातर विद्यार्थी हैं तो उन्होंने शायद नहीं पढ़ा भी होगा। तो भाषा क्या होती है? विचार विनिमय का एक साधन होती है, हमने ये सुना है। तो विचार विनिमय यानी कुत्ते की भी भाषा हो सकती है, बंदर की भी भाषा हो सकती है, चिड़ियों की भी भाषा हो सकती है, मधुमक्खियों की भी भाषा हो सकती है। मधुमक्खी जो जिस तरह से चक्कर लगाते हैं, इस तरह से चक्कर लगाएंगे या फिर इस तरह से चक्कर लगाएंगे तो पता चलता है कि फूल या पराग कितनी दूर है, कहाँ पर है और कितनी क्वांटिटी में वो मिलेगा। इसके लिए वो अपने चक्कर लगाकर अपनी भाषा में दूसरी मधुमक्खियों को बताते हैं। इस तरह से ये भाषा है। तो क्या हम इन भाषाओं के बारे में यहां बात करते हैं? नहीं, प्राणियों की भाषा से हमें कोई लेना देना नहीं है, पक्षियों की भाषा से हमें लेना देना नहीं है। हमें मनुष्य के विचार विनिमय करने की भाषा से मतलब है। अब उसके आगे प्रश्न आता है, ये मनुष्य का विचार विनिमय, हाँ मैंने विचार विनिमय किया है कि नहीं, तो क्या ये भाषा थी? हम इसे भाषा कहेंगे। मैंने ताली बजाई, उनका ध्यान आकृष्ट किया, बैठने के लिए कहा, ठीक है, मुझे जो चाहिए था मैंने कह तो दिया, उन्होंने भी समझ लिया, तो क्या इसको हम भाषा कहेंगे? नहीं, ये इंगित की भाषा, संकेत की भाषा, या फिर लाल लाइट लग गई कि हम रुक जाते हैं, तो क्या ये भाषा होगी? नहीं होगी। तो भाषा हम किसे कहेंगे? तो भाषा हम किसे कहेंगे? मानव के द्वारा, उसके वागेंद्रियों के द्वारा निकलने वाले ऐसे यादृच्छिक शब्द समूह, यादृच्छिक अपन उसका तालमेल लगाए हुए, जिनके द्वारा एक समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। यानी भाषा क्या होना चाहिए? मुंह से निकली हुई होनी चाहिए, और उसमें ऐसे शब्द होना चाहिए, ऐसे ध्वनि संकेत होना चाहिए जो कि एक विशिष्ट अर्थ देते हो, और वो अर्थ जो है उस समाज विशेष के लिए होना चाहिए।
और ये अर्थ कैसा होना चाहिए? यादृच्छिक। अब उदाहरण के लिए समझिए, मैंने कहा नल में सुबह सुबह हम जो खोलने के बाद जो आता है उसको तेल कहते हैं। ठीक है, सुबह बाथरूम में जाकर हम टैप ओपन करते हैं तो उसमें से जो आता है उसको हम तेल कहते हैं। ऐसा हमने संबंध जोड़ा। तेल यानी वो जो नल में से निकलता है, जो ये बोतल में रखा हुआ है, तो हमने यादृच्छिक संबंध जोड़ा, यानी ये तेल यानी वो चीज, फिर हम जिंदगी भर उसको तेल मानेंगे। तो वो संबंध यानी पानी और वो तरल पदार्थ, इसका कोई आपस में तालमेल नहीं है, हमने माना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे माना हुआ संबंधों को लेकर भाषा बनती है। और इस व्याख्या में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाज विशेष के लोग, यानी हम हिंदी भाषा भाषी हैं, हमारे समाज के अंतर्गत हम हिंदी में बातचीत करेंगे। मराठी भाषा भाषी हैं, उनके लोग मराठी में बातचीत करेंगे। अंग्रेजी प्रदेश के इंग्लिश में बात करेंगे। इस तरह से आपस में जो बातचीत विचार विनिमय होता है उसको हम भाषा कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इससे भी पहले चलेंगे। जब पहला मनुष्य धरती पर आया होगा या कुछ मनुष्य आ गए होंगे, एक समाज विकसित हुआ होगा, तब उनकी कौन सी भाषा रही होगी? अब देखिए, अगर हम धार्मिक ग्रंथों की तरफ चले जाएं तो उसमें यह माना गया है कि शुरुआत में जो मनुष्य आया था, जैसे उसको आदम और हव्वा कहिए, आदम ईव कहिए, या मनु के आने की बात कहिए, चाहे हर ग्रंथ में अलग अलग तरह से वर्णित है, तो ये जो भी आए उनका जब समाज बना तो वो आपस में कहते हैं कि एक ही भाषा में बात करते थे। सबकी सारी दुनिया में एक ही भाषा थी। एक ही भाषा रहने के बाद बहुत अच्छी तरह से समाज चल रहा था। बहुत सारी गलतियां हो गई, फिर ऊपर वाला थोड़ा सा नाराज हो गया और उसने क्या करा कि भाई ये आप सब गलत काम कर रहे हो, तो इसलिए उसने संसार को डुबो दिया। अब यहां जल प्रलय की जो बात कही गई है, हमारे पास मत्स्य पुराण में जल प्रलय की बात कही गई है, तौरात में, इंजिल में, बाइबल में या कुरान में हर जगह ये बात आती है कि ऐसी बड़ी बाढ़ आई कि सारा संसार में के मनुष्य, सारे प्राणी नष्ट हो गए। और कहते हैं उस समय कोई एक जोड़ा, एक व्यक्ति जिसने नाव में सारे प्राणियों, सारे पशुओं और सारों के जीन्स लिए, साथ में रखा, और उसके बाद ये लोग बच गए। ठीक है, ये लोग बचने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, अपने संसार का विकास शुरू किया। यह तौरात वगैरह में कथा आती है। तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है, जिसका बाइबल का पूर्व अंश है, जिसका यहूदी से लेकर क्रिश्चियन और इस्लाम भी मानता है, उसमें यह कहा गया है कि जब ये सब लोग इकट्ठा हुए और भगवान ने कहा, ईश्वर ने कहा कि तुम अलग अलग जगह जाओ और समाज को बढ़ाओ। भाषा एक है, ध्यान रखिए, मैं भाषा के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे इन धर्म ग्रंथों से उतना लेना देना नहीं है, लेकिन मैं भाषा की बात कर रहा हूं। जब ये लोगों को कहा गया तुम आसपास फैल जाओ, सारी धरती पर तुम बस जाओ, लेकिन उस समय ये सब लोगों में थोड़ी सा दिमाग चलाया। भाषा एक है। इन्होंने बोला इस बार तो पानी बरसा, इतनी भयंकर प्रलय हुआ, हम किसी तरह से बच गए। अब क्या करना है? अगर फिर से प्रलय आए तो हम क्या करेंगे? इन लोगों ने सोचा कि हम क्या करेंगे, एक भाषा की मीनार बनाएंगे। भाषा की मीनार, कल्पना कीजिए। और सब लोग मिलकर उन्होंने एक मीनार बनाना शुरू किया और ऊपर ऊपर चढ़ने लग गए। उनका कहना था कि हम ऊंचाई पर रहेंगे तो इस तरह के प्रलय का हमें कोई खतरा नहीं रहेगा। आप देखिए, भाषा का मीनार की एक कल्पना बनाई गई थी, लेकिन ईश्वर ने देखा कि ये मीनार बनती जा रही है, सब लोग आपस में एक ही भाषा में बात कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, ये ऊंचा ही ऊंचा चले जा रहा है। तो अब ईश्वर को डरने लगने लग गया कि इनको तो कहा था मैंने संसार में सब फैल जाओ, और ये तो मीनार बनाने लगे हैं। हाँ, सब इकट्ठा होकर उस पर रहने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो ईश्वर ने क्या करा, इस मीनार को ध्वस्त करने के लिए, अब देखिए ईश्वर भी थोड़ा सा दिमाग लड़ा रहा है, उसने क्या किया, इन सभी व्यक्तियों में अलग अलग भाषाएं दे दी। ये भाषा की मीनार, एक ही भाषा की मीनार बन रही थी। ईश्वर ने क्या किया,
एक 50 लोगों को एक अलग भाषा दे दिया, दूसरे 50 को अलग भाषा दे दिया, तीसरों को अलग भाषा दे दिया, अलग अलग भाषा दे दिया। अब भाषा अलग अलग होने के कारण ये कार्य करना इनके लिए मुश्किल हो गया। ये कहता था ईंट लाकर लगाओ, तो वो जाके ईंट तोड़ के नीचे फेंक देता, उदाहरण के लिए। यानी एक दूसरे का संबंध खत्म हो गया, भाषा से जो जुड़ा हुआ था वो टूट गया, और उसके बाद वो मीनार खत्म हो गई। और उस समय से है मनुष्य भाषा के कारण आपस में लड़ता हुआ बटा हुआ रहने लग गया, अलग अलग। इसलिए कहा जाता है धर्म से खतरनाक, धर्म जितना डिवाइड नहीं करता उससे अधिक भाषा एक दूसरे को अलग करती है। अगर मैं उदाहरण दूं तो हमारे भारतवर्ष का विभाजन हुआ, कहूं तो धर्म के नाम पर हुआ। इस्लाम धर्मावलंबियों ने पाकिस्तान ले लिया और यह भारत बच गया। पाकिस्तान भी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान भी एक अलग से हो गया कुछ वर्षों में ही। अब देखिए, पूर्वी पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान है, दोनों पाकिस्तान है, दोनों इस्लाम को मानने वाले हैं, धर्म तो एक है, झगड़े का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जहां पूर्वी पाकिस्तानी उर्दू और पंजाबी बोलते थे, और पूर्वी पाकिस्तान वाले बांग्ला बोलने लग गए, ये बांग्ला वाले और वो उर्दू पंजाबी बोलने वाले। उर्दू पंजाबी वालों को लगने लगा कि ये बांग्ला वाले हमारे साथ कैसे, इनका आपस में तालमेल जुड़ गए, नहीं जुड़ने लग गया। बस फिर पाकिस्तान जो है दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, और हम उसे आज बांग्लादेश कहते हैं। यानी एक ही सोच, एक ही विचार, एक ही धर्म होने के बाद भी भाषा अगर अलग होती है तो यह, किसी ने कहा है ना कि धर्म अफीम की गोली है, मुझे तो लगता है उससे भी अधिक खतरनाक भाषा का झगड़ा है। अलग अलग भाषाओं का जो झगड़ा होता है ना, वो धर्म के झगड़े से भी भयानक होता है। धर्म का तो कोई झगड़ा है ही नहीं मेरे हिसाब से। जैसे महाराष्ट्र में जो मुस्लिम रहते होंगे, अधिकतर वो अपने अपने घरों में मराठी भी बात करते हैं। आप यूपी एमपी में जाइए, वो हिंदी बात करते हैं। कर्नाटक में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, वो वहां की कन्नड़ भाषा, ये तमिलियन भाषा बोलते हैं। यानी भाषा उनकी वही होती है जो आसपास का परिसर, आसपास का समाज बोलता है। अगर भाषा में व्यवधान पैदा हुआ तभी समझिए दोनों के बीच में चिंगारी पड़ जाती है। तो इस तरह से ये भाषा के उद्भव के बाद यह हमारे यहां तो यह माना है कि शिव ने अपना डमरू बजाया, डमरू में से 14 स्वर निकले और उसी से सप्तऋषियों ने भाषाओं का निर्माण किया। ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट भाषा के संदर्भ में आते हैं। लेकिन यह जो मैंने कहा कि बाबेल की मीनार मुझे कॉन्सेप्ट जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में है मुझे बहुत पसंद आया कि सब इकट्ठा होंगे, एक ही भाषा बोलेंगे तो हम स्वर्ग तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन भाषा में विभाजन उस बाबेल की मीनार को ध्वस्त कर देता है, उसको खत्म कर देता है। इस तरह से भाषाएं के अंतर्गत हम देखते हैं कि अलग अलग भाषाएं बनी। अब हम अगर देखें तो सारी दुनिया में करीब आज की डेट में 7000 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, 7000 तरह की। अब हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, हिंदी का पखवाड़ा मना रहे हैं। हिंदी दिवस मनाना यानी क्या है? जिस चीज को हम भूलने लगते हैं उसको याद करने के लिए हम उसके लिए एक दिवस मुकर्रर करते हैं और दिवस मनाते हैं। यानी हम कहीं उस बात को भूल न जाएं, उसे अपनाए रखें। ठीक है, तो हम हमारे यहां पर मातृ दिवस हम हिंदुस्तान में नहीं मनाते। मदर्स डे पाश्चात्य संस्कृति में मनाया जाता है क्योंकि वो माँ को भूलते हैं। हम रोज माँ की याद करते हैं, तो इसलिए हम माँ का दिन अलग से नहीं मनाते हैं। उसी तरह आपने सुना है कि इंग्लिश डे कोई मना रहा है, नहीं मनाते हैं। ठीक है, कुछ लोग कोशिश करते हैं शेक्सपियर के जन्मदिन को मना लेंगे, लेकिन वो सारे दुनिया में कहीं नहीं मनाया जाता है इंग्लिश दिन करके, क्योंकि इंग्लिश हर दिन सारे संसार के सांसों में बसी हुई भाषा हो गई है, तो उसके लिए विशेष दिन मनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हिंदी
हिंदी दिन, हिंदी दिवस, हिंदी पंद्रवाड़ा, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी मासिक हम मनाते रहते हैं, क्योंकि हमें डर है कि कहीं हमारी हिंदी का लोप तो नहीं हो रहा है। तो उसको पकड़ के रखना है, उसको संजो के रखना है, उसको संभाल के रखना है, इसलिए हम हिंदी दिन मनाते हैं। तो घबराइए मत, हिंदी का कुछ होने जाने वाला नहीं है। हिंदी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो 7000 भाषाएं बोली जाती हैं उसमें करीब करीब 150 भाषाएं तो ऐसी हैं कि 10 से कम लोग बोलते हैं। भाषा 10 से भी कम लोग बोलते हैं, लेकिन वो भाषा करके दुनिया में मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे 150 भाषाएं हैं। करीब 6000 भाषाएं ऐसी हैं जिनको कि 1 लाख से कम लोग बोलते हैं, 6000, लेकिन वो भी भाषा करके जीवित हैं। और हमारी हिंदी जो भाषा है वो सारे संसार में करीब 80 से लेकर 100 करोड़ लोग बोलते हैं, समझते हैं। 800 करोड़ के पूरे संसार की आबादी में 100 करोड़ लोग हिंदी बोलते समझते हैं। और दुनिया की भाषाओं के अंतर्गत हिंदी भाषा तीसरे क्रमांक पर आती है, बोली समझी जाने वाली भाषाओं के अंतर्गत। पहला नंबर अंग्रेजी का है, दूसरा नंबर चाइनीज भाषा मैंडारिन का है, तो तीसरा नंबर हिंदी भाषा का है। करीब 8 से 10% लोग हिंदी बोलते समझते हैं। तो आप यह चिंता छोड़ दीजिए कि हिंदी खत्म होने वाली है। हिंदी खत्म होने वाली है, उसको बचाने के लिए हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। संसार में हमारी स्थिति तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में है, इसलिए इसके बारे में चिंता मत कीजिए। फिर हिंदी है क्या, और हिंदी कहां से आई है, और हिंदी को बचाने का प्रयास हम क्यों करना चाहते हैं, इसकी ओर अगर बढ़े तो हिंदी का इतिहास पढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि हिंदी का प्रारंभ कहां से हुआ है। तो भारत की सारी भाषाओं को हम ले जाकर जोड़ते हैं संस्कृत से। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर उसके बाद अलग अलग भाषाएं का निर्माण हम बताते हैं। तो हम हमारी हिंदी भाषा को अगर हम मां माने तो हमारी नानी या परनानी समझो संस्कृत है। संस्कृत एक सबसे समृद्ध भाषा है। तो उस भाषा के साथ जो निर्माण हुई है ये हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा में सबसे अधिक शब्द जो हैं वो संस्कृत भाषा के आते हैं। आपको क्या लगता है, कोई बता सकता है हिंदी में शब्द संपदा कितनी होगी, कितने शब्द होंगे जिसमें हम बातचीत करते हैं, या हिंदी के निघंटू में या हिंदी का जो भी डिक्शनरी होगा उसमें कितने शब्द हो सकते हैं? कहा जाता है 1,60,70,000 तक उपयोग में आने वाले शब्द हैं। यही संख्या करीब करीब अंग्रेजी भाषा की भी है, यानी 1,70,000 शब्द। उतने में ही इंग्लिश खेलती है और उतने में ही हिंदी अपना काम करती है। और इन शब्दों में सबसे अधिक शब्द हमारे संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। तो अब प्रश्न यह है, संस्कृत में कितने शब्द हैं? संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे कि हम नानी कहेंगे, हमारी नानी है वो, उसकी शब्द संपदा यानी उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, अगर ये देखें तो मैं उस आंकड़े को थोड़ा पढ़ के आपको बताऊंगा। नासा ने रिसर्च की। नासा ने जब सोचा कि वॉकिंग कंप्यूटर बनाना है, टॉकिंग कंप्यूटर बनाना है, रोबोट तो बनाया गया लेकिन टॉकिंग रोबोट बनाना है, तो उसके लिए सबसे सही भाषा कौन सी होगी? तो अध्ययन पे पता चला कि संस्कृत सबसे अच्छी भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। बाकी सारी भाषाओं में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो संस्कृत के एक शब्द के 24 प्रकार बनते हैं व्याकरण के अनुसार। एक शब्द देंगे तो उसके 24 प्रकार बनते हैं। हिंदी में 2-4 प्रकार बनते हैं, तो उसमें 24 प्रकार बनते हैं। और नासा ने उसका अभ्यास किया तो संस्कृत के कितने शब्द उन्होंने ढूंढ के निकाले, बताऊं मैं? 102 अरब
78 करोड़ 50 लाख शब्द। नासा ने स्टडी करके निकाला है 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख, और हम हैं कि 7 लाख के अंदर खेल रहे हैं। तो इतनी बड़ी, इतनी समृद्ध संस्कृत भाषा हमारे पीछे है। संस्कृत में एक एक शब्द ऐसा है, मन की प्रवृत्ति। जैसे आपने अभी हम जो तरंग देख कर आए, तरंग के ऊपर दृष्टिपात करने पर हम जो शब्द चयन करते हैं और हमारी कविता में जो पूरे पिरोते हैं, वो कविता के भाव के साथ साथ आपकी सोच, आपके विचार, आपकी प्रवृत्ति के अनुसार आप शब्द चुनते हैं, उसी से वो कविता बनती है। तो जैसे संस्कृत में देखिए, मैं 2 पंक्तियां आपको बताऊंगा। 2 पंक्तियां ये हैं, कहते हैं रामायण के अंतर्गत जब राम रावण को विजय करने के लिए निकले तो उन्होंने रामेश्वर पे एक शिवलिंग की स्थापना की और शिव की आराधना की, स्तुति की। दूसरी ओर राम को हराने के लिए लंका में रावण भी शिव की ही आराधना कर रहा था और वह भी स्तोत्र रचकर गा रहा था। ये 2 स्तोत्र हैं, एक तो रावण का रचा हुआ और दूसरा श्री राम का गाया हुआ। खाली शब्दों को सुनिए, आपको पता चल सकता है कि किसने कौन सा गाया होगा। जैसे जटा चवि गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकम डमट डमट डमद निनाद डमरवये चकार चंड तांडवम तनुत्तुन शिव शिवम। ये एक लय है, एक ताल है, शब्दों का एक संग्रह है। दूसरी ओर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। हमें उनकी लय से ही पता चलता है कि रावण का श्लोक कौन सा होगा, जो धगत 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 कर रहा है। रावण की प्रवृत्ति के अनुसार उसने शब्दों का चयन किया है, राम ने अपने प्रवृत्ति के अनुसार शब्दों का चयन किया है। तो ये इतने सारे संस्कृत में शब्द हैं। जैसे आजकल नया जो राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आया हुआ है, नई शिक्षा नीति का जो चल रहा है, उसमें हमको भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर जाना है। भारतीय ज्ञान परंपरा यानी वेदों से लेकर, उपनिषदों से लेकर, उसमें जो मीमांसा है, उसमें जो तर्क है, उसके अंदर जो कुछ भी है, उसका भी थोड़ा बहुत हमें अध्ययन करना है। तो उसमें के शब्दों को पकड़ना है तो हमें संस्कृत की ओर जाना पड़ेगा। और संस्कृत यानी सरल हिंदी, आज हमारी हिंदी संस्कृत से ही निर्मित हुई है। अगर हम कठिन हिंदी बोलने का प्रयास करते जाएंगे, जितने तत्सम शब्दों का प्रयोग करते जाएंगे, उतना हम संस्कृत की ओर जाते जाएंगे। और यह भी मत समझो दक्षिण की जो भाषाएं, अब हमारे साथ जितने भी भाषाएं हैं वो सब संस्कृत से निकली हुई हैं। वो गुजराती हो, पंजाबी हो, ये सारी भाषाएं हमारे, मराठी हो, ये हमारे साथ की हैं। हमें एक दूसरे से भेद नहीं है। अगर हम सोचते हैं दक्षिण की भाषाएं, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, वो तो इन संस्कृत को या हिंदी को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते, हमको ऐसा लगता है। लेकिन उनके पास भी तत्सम शब्दों की भरमार है। उन्होंने भी संस्कृत से बहुत कुछ लिया है। और ये आधिकारिक रूप में मैं इसलिए कह सकता हूं, या मुझे मैडम की याद आ रही है कि सर अपना परिचय आप दे देंगे। तो मेरा पढ़ाई हुई है कर्नाटक में, मेरी मदर टंग यानी फर्स्ट लैंग्वेज है कन्नड़। कोई यहां कन्नड़ जानता है क्या? नांदेड़ में कोई कन्नड़ नहीं जानता है। हाँ, तो कन्नड़ ये मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है। सेकेंड लैंग्वेज मेरी इंग्लिश है और थर्ड लैंग्वेज मेरी हिंदी है। ठीक है। और पढ़ाई करते समय मैंने पहले आपकी तरह, जैसे यहाँ पर बीएससी के भी विद्यार्थी होंगे, मैंने भी साइंस पढ़ा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड, 11th 12th, जहाँ पर वहाँ पर पीयूसी कहा जाता है, पीयूसी किया। उसके बाद बीएससी किया और उस समय नया नया इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट आया था। इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में मैंने बीएससी किया। और उसके बाद देखिए मेरा विषय कौन सा था? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स।
ये विषय से मैंने बीएससी किया और उसके बाद मैंने 7 वर्षों तक जॉब किया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करके, यानी जिसमें ना फिजिक्स का लेना देना है, ना मैथमेटिक्स का लेना देना है और ना इलेक्ट्रॉनिक्स का लेना देना है, और जिसमें लेना देना है मतलब बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह वो मैंने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने एमआर का जॉब किया और करते करते मेरा दिमाग में आया चलो भाई कुछ तो पढ़ाई करेंगे, एमए करेंगे। उस समय मैं दयानंद कॉलेज में चला गया एडमिशन के लिए, और अक्सर क्या होता था, एडमिशन जब क्लोज होता था मैं पहुंच जाता था अपनी गाड़ी लेकर, कमेटी बैठी हुई होती थी, बोलता था मैं एडमिशन लेना है, अरे नहीं नहीं एडमिशन खत्म हो गए, ठीक है अगले साल आ रहा हूं। एक बार लकीली क्या हुआ, मैं राइट टाइम पे पहुंच गया। ठीक है, पहुंच गया तो वहां पर उन्होंने बोला भाई आप करना क्या चाहते हो, मैं बोला हिंदी एमए करना चाहता हूं। उन्होंने मेरा मार्क मेमो देखकर बोला अरे भाई इसमें हिंदी तो है ही नहीं, हाँ आपका लैंग्वेज ही नहीं सर हमारी थर्ड लैंग्वेज हिंदी थी, मुझे करना है। और लकीली उस समय ये चांस था, आजकल विद्यापीठ ने बंद कर दिया है, वो आखिरी व्यक्ति था जो मैंने थर्ड लैंग्वेज के बाद हिंदी एमए किया। ठीक है, तो मैंने हिंदी एमए में एडमिशन लेने के लिए कहा और मेरा गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से था, तो वहां पर जो कमेटी बैठी थी, जैसे उप प्राचार्य मैडम है वैसे उस समय रणसुबे सर उप प्राचार्य थे, वो हिंदी के थे। उन्होंने बोला कि भाई आपका माइग्रेशन लाना होता है, आप एक एप्लीकेशन लिख के दो कि माइग्रेशन नहीं आएगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा एडमिशन। ठीक है बोला, मैंने एप्लीकेशन लिखा, हाँ रेस्पेक्टेड सर वगैरह वगैरह करके इंग्लिश में मैंने एप्लीकेशन लिख के दिया। वो देख रहे हैं और बोल रहे अरे भाई इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख रहे हो और हिंदी पढ़ना चाहते हो। तो मैंने बोला सर ये 7 साल से तो मैं इंग्लिश ही बकबक कर रहा हूँ, हर डॉक्टर से हर केमिस्ट से इंग्लिश ही बकबक करने का काम कर रहा हूँ, मुझे हिंदी सीखनी है। ठीक है, फिर किसी तरह से मेरा हिंदी में एडमिशन हो गया। तो इसलिए मैं आधिकारिक रूप में कह सकता हूं कि दक्षिण भारत में भी हिंदी के प्रति उतना रोष नहीं है जितना बताया जाता है। जैसे मैं एक दक्षिण भारत का, कर्नाटक का, कन्नड़ से एजुकेशन किया हुआ विद्यार्थी, मैंने हिंदी में पढ़ाई की, एमए किया मैंने। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कुछ भाषाओं का अधिक भेद नहीं है। लेकिन भेद कहां शुरू होता है, हमारे पास जो हमारे संविधान निर्माताओं की बात आ गई यहां पर। जैसे हमें मालूम है स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तब सारे देश को इकट्ठा करने के लिए उस समय के नेताओं ने सोचा एक भाषा एक सूत्र। अगर सारे भारत को एक सूत्र में बांधना है तो एक भाषा से बांधना होगा, अदरवाइज वो क्या हो गए, शब्दों की मीनार, भाषा की मीनार की तरह हो जाएगा, एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा और आंदोलन का 3-13 हो जाएगा। तो उस समय हिंदी के पक्ष में किस किस ने बोला आपको मालूम है, ये सारे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने पहली बार कहा था सभी भाषाएं नदियां हैं लेकिन हिंदी ये महानद है, इसीलिए इस महानद को ही अपना एक भाषा मानना चाहिए। और आपको मालूम है गांधी जी हो, के.एम. मुंशी हो, सरदार पटेल हो, अयंगार जी हो, तिलक हो, सावरकर हो, ये सारे लोग अहिंदी भाषा भाषी थे, लेकिन उन्होंने हिंदी का समर्थन किया और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी ने सच में बहुत बड़ा योगदान दिया। आर्य समाज ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिंदी भारत देश को आजाद करने में अपनी भूमिका को निभाई। उसके बाद जैसे ही संविधान का निर्माण होने लग गया, जैसा हम कहते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन उससे 2 दिन पहले से संविधान में हिंदी का रूप क्या होना चाहिए, हिंदी को लेना है नहीं होना है, उसकी जो चर्चा चल रही थी, करीब 2.5 दिन तक चर्चा चली। कुछ लोग कहते हैं ऐसा हुआ कि हिंदी के पक्ष में और हिंदुस्तानी के पक्ष में, महात्मा गांधी तो हिंदुस्तानी के पक्ष में थे, हिंदुस्तानी वह जिसमें अरबी फारसी के शब्द ज्यादा होंगे और हिंदी वह जिसमें संस्कृत के शब्द ज्यादा होंगे, ये दोनों फर्क है, हिंदुस्तानी और हिंदी। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी के पक्ष में थे, लेकिन जब संविधान निर्माण हो रहा था 1949 के समय जब ये चर्चा हो रही थी, महात्मा गांधी नहीं थे, महात्मा गांधी चले गए थे,
तो वहां जो चर्चा हो रही थी, चर्चा के बारे में उस समय बाहर आता है जो पिछले दिनों तक मैं भी सोचता था कि हिंदी हिंदुस्तानी के बारे में चर्चा हुई, वोटिंग हुई, कहा जाता है इसको 77 वोट मिले, उसको 77 वोट मिले। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना वोट हिंदी के पक्ष में डाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। छोटी छोटी बातों के लिए चर्चाएं हुई थी। आखिर में सभी एक मत से, संविधान में यही तय हुआ था कि हम एक एक बात के लिए छोटी छोटी चर्चाएं करेंगे, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट जब बन रहा है तो सभी एक मत से उसको समर्थन देंगे। और एक मत से समर्थन हुआ जिसको कि हम अयंगार, मुंशी अयंगार फॉर्मूला कहते हैं। उसके अंतर्गत हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में, साथ में और 14 भाषाओं को राजभाषा के रूप में, आजकल तो देखा जाए तो 22 या 24 भाषाएं हैं जिनको हम राजभाषा कहते हैं, उसमें हिंदी को लिया गया। और हिंदी लिखना कैसा है इसके बारे में भी चर्चा हुई। कुछ लोगों का कहना था वो उर्दू में लिखी जानी चाहिए, फारसी में लिखी जानी चाहिए। कुछ लोगों ने आग्रह किया कि उसको देवनागरी, नागरी लिपि में लिखना चाहिए। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रोमन में लिखना चाहिए, जैसे कि आजकल हम व्हाट्सएप के मैसेज करते हैं, हम हिंदी लिखते हैं लेकिन रोमन में टाइप करते हैं। TU आ रही है क्या, AA रही RA या चाहे क्या KYA, और उसको बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें लिखने की बात कही गई थी, लेकिन नागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को राजभाषा माना गया। और अंकों के बारे में भी चर्चा हुई। और अंतर्राष्ट्रीय जो अंक हैं 1 2 3 4 जो हम लिखते हैं 1 2 3 4, वह अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया गया। मराठीचा 1 2 आणि 3 ये नहीं, बल्कि 1 2 3 यह अंक स्वीकार किए गए। लेकिन उसमें भी कंडीशन ये की गई, यह अंक स्वीकार किए गए हैं लेकिन उसको पढ़े गए हिंदी में। ऐसा नहीं ट्रिलियन मिलियन बिलियन में नहीं पढ़ेंगे, हम उसको हजार लाख करोड़ इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये हिंदी का तय हुआ। और जैसे ही हिंदी को राजभाषा कहा गया, दक्षिण में आंदोलन शुरू हो गए। और आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था? आंदोलन का मुख्य मुद्दा यह था कि अगर इस बार IAS की परीक्षा होंगी, UPSC की परीक्षा होंगी, और उसमें हिंदी को अगर ज्यादा बल दिया गया तो हम लोग हिंदी पास नहीं कर पाएंगे, तो हम IAS नहीं बन पाएंगे। इसलिए दक्षिण में हिंदी का विरोध शुरू हो गया। यानी देखिए, जब बर्फ को भी भूख से जोड़ा जाता है तो वो बारूद बन जाती है। हमारे पेट की आग में सब कुछ स्वाहा हो जाता है। जैसे ही लोगों को लगा कि हमारी नौकरियां तो यूपी बिहार के लोग छीन लेंगे, हमको हिंदी आएगी नहीं, प्रश्न पत्र हिंदी में होगा, हम कैसे कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। वो EV रामास्वामी, जिसको पेरियार नाम से जानते हैं, उन्होंने बहुत ही आक्रामक भूमिका ली। और अंत में यह तय हुआ कि 15 वर्षों तक साथ में इंग्लिश भी चलेगी, अंग्रेजी या हिंदी में सारे व्यवहार चलेंगे। और बाद में जब 15 वर्ष हुए, जबकि लाल बहादुर शास्त्री थे, उस समय भी फिर आंदोलन चलने लग गया और इसको अनंत काल के लिए स्थगित कर दिया गया कि आज तक भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा जुड़ी हुई है। हमारे भारत के हाई कोर्ट्स में सिर्फ 4 प्रांत ऐसे हैं जहां पर कि हिंदी में चर्चा होती है, हिंदी में बातचीत होती है, लेकिन बाकी सभी राज्यों में इंग्लिश में बात की जाती है। वकील इंग्लिश में बोलता है, जज इंग्लिश में कुछ लिखता है, हम जैसे सामान्य जन हाँ हाँ सुनते हैं और अपना केस हार जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, एक तरफ हम कहते हैं लोकतंत्र की बात है, दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा को वह सम्मान नहीं मिला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हिंदी के बारे में थोड़ा सा सोचें और उसके बारे में कुछ बात करें। जैसे कि हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है। अगर फर्स्ट लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी 60 करोड़ लोग आज भी जो है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी को अपनाते हैं। और अंग्रेजी कितने लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज है? पूरे भारत में सिर्फ 2 लाख लोगों की भाषा है इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज।
लेकिन हम इंग्लिश से घबराते रहते हैं और हिंदी से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हिंदी दिवस का उद्देश्य सिर्फ इतना है, हमें देखना है कि हिंदी बोलने वाले, हिंदी समझने वाले, हिंदी में बात करने वाले, हिंदी का व्यापार करने वाले कितने सारे लोग हैं। पूरे भारत में ये संपर्क भाषा के रूप में मान्य है। फिर हमें अंग्रेजी से डरना नहीं है और गर्व से हम हिंदी बोल रहे हैं तो वो गर्व से बोलना है। इसमें एक ही दिक्कत यहां आती है, जब हमारे जैसे जो हिंदी सेवी लोग हैं, हम थोड़ा सा दुराग्रह करते हैं। हिंदी बोलो तो शुद्ध ही बोलो। जैसे अब मैं बोलते समय जानबूझकर इंग्लिश के शब्द उपयोग में ला रहा हूं, बहुत सारी बातें जानबूझ के कर रहा हूं। नहीं तो क्लास में पढ़ाते समय शुद्ध हिंदी चबा चबा के खाकर अगर हम बोलेंगे तो सभी दूर भाग जाएंगे। हाँ, ये दिल मांगे मोर का जमाना है। ये दिल मांगे मोर, उसके अंदर मोर, अगर हम हमारा मोर बते तो कैसा चलेगा? यानी मोर वो इंग्लिश का होगा, दिल मांगे ये हिंदी का होगा। ठीक है, आप कोशिश करिए, आप 2 मिनट बात कीजिए और कहिए कि उसमें उर्दू का एक भी शब्द ना आए, आप बोल नहीं पाओगे। अगर पाकिस्तान का चैनल भी लगा के बोलो, देखो वो भी उर्दू बात करेंगे तो उसमें पंजाबी और हिंदी के शब्द आए बगैर वो बोल नहीं पाएंगे। तो ये एक दूसरे की शब्दों को समा लेने की जो ताकत भाषाओं में होती है, उसका बढ़ावा मिलना चाहिए और हमें भी चाहिए कि उनको सहर्ष स्वीकार करें। अगर ब्लूटूथ जैसा है, ब्लूटूथ को नहीं देखे लेंगे तो हम क्या नीला दांत बोलेंगे उसको? हाँ, तो यह बात तो होने वाली नहीं है। तो अभी इस समय की सरकार ने इसके लिए बहुत बड़े कदम उठाए हैं। जैसे कि यूनिसेफ ने भी जो स्टडी की थी, यह माना गया है कि बच्चे जब तक वो 10 साल के नहीं होते तब तक उन्हें अपनी मातृभाषा में ही पढ़ना चाहिए। अगर मातृभाषा में जो बच्चा पढ़ता है, चौथी के बाद अगर वो अंग्रेजी में जाता है तो ठीक है, लेकिन बचपन में आप देखिए, आपके घर में भी कोई आपका भाई वगैरह होगा, 2-3 साल का जब तक होता है तब तक वो अपनी मदर टंग, उसकी मराठी होगी या हिंदी होगी या तमिल तेलुगु जो भी होगी, वो आराम से बोलने लगता है, छोटे मोटे शब्द वाक्य बनाने लगता है, कभी कभी कुछ तो संयुक्त वाक्य भी बनाने लगता है वो बच्चा। और उस बच्चे को हम हाथ पकड़ के भेज देते हैं नर्सरी में। वहां पर उसको पता चलता है ए फॉर एप्पल, एप्पल ए। अब उसको ए पढ़ाना है, ए का उच्चारण कैसा होना है बताना है। एप्पल के जैसा ए उच्चारण, एप्पल का ए है, लेकिन उसको एप्पल याद करना पड़ेगा पहले। ये एप्पल, वो बोलता है सेब, मां बोलती सेब नहीं, ये एप्पल है। हाँ? तो वो बेचारी छोटी सी बुद्धि में पहले सेब को निकालना, उसके जगह एप्पल को ठूसना और फिर वो एप्पल को वो ए से जोड़ना। कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं, उसको ए का उच्चारण एप्पल की तरह है बताने के लिए ए, उसको एप्पल की स्पेलिंग याद करा देते हैं। ए पढ़ रहा है बच्चा, वो बोलता है APPLE एप्पल, PLE सब सीख लिया तो ए सीखने में। हाँ? यानी उसका, अब अगर वो अंग्रेजी भाषा का बच्चा है तो उसको ऐसा बताया जाए ये ए या ऐसा है, ये लिपि ऐसी होती है, ये ए, और इसका उच्चारण तो एप्पल जो घर में बोलता है ना उस तरह का ए, फर्स्ट लेटर एप्पल, तो वो तालमेल लगता है। हाँ, हमारे बच्चों को कहां से लगेगा? लेकिन हम उसके दिमाग को वहीं कुंद कर देते हैं, वो इसी चक्कर में बेचारा मद्दू हो जाता है, लेकिन हम उसको अंग्रेजी में ही पढ़ाना चाहते हैं। तो आजकल जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग भी अब हिंदी में पढ़ाना प्रारंभ हो गया है। धीरे धीरे यह बढ़ता जाएगा। आपने सुना होगा यूक्रेन में बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट गए थे जो बीच में यूक्रेन के युद्ध में वापस आ गए, रशिया में जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वहां तो वो यूक्रेनियन भाषा में, रशियन भाषा में है, उनको मेडिकल साइंस पढ़ाते हैं। फिर ये कैसे पढ़ते हैं? तो मैंने, हमारे गांव में एक लड़का है, उसको पूछा, भैया तुम अंग्रेजी में क्यों नहीं पढ़ाते वो लोग, तुमको तो इंग्लिश आती ना और उनको भी इंग्लिश आती होगी। वो बोला नहीं, हमको जाने के बाद 1 साल रशियन भाषा सीखनी पड़ती है।
भाषा सीखो, उसके बाद मेडिकल का कोर्स करो। तो इतने स्वाभिमान के साथ अपने देश के, अपनी भाषा का रक्षण किया जाता है। हमारे पास क्या है, हम बड़े दिल के हैं। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए, उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह शुरू किए। उनका उद्देश्य क्या था कि उनके ऑफिसर लोग यहाँ की भाषा, लोकल भाषा सीखे। उनको हिंदी मराठी सिखाने के लिए उन्होंने तैयार किया। लेकिन हमारे मूर्ख लोग, हमने बोला साहेब तुम्ही कशाला शिकता, आम्हीच अंग्रेजी शिकूत ना, तो हमने ही इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, अच्छा है, अगर मैं कितनी भी बुरी हिंदी बोलूंगा तो इस पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, डैम फूल बोले तो ये खुश हो रहा है और खुद होके इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहा, तो पढ़ बेटा। तो उन्होंने इंग्लिश को हम पर थोप दिया। तो आज की परिस्थिति ऐसी है, धीरे धीरे अगर हम हिंदी की ओर बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यानी आजकल बाजार जो है, हिंदी का बाजार, भारत का बाजार बहुत व्यापक है। जैसे ये विषय के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये सुनील जाधव सर का विषय है। जेब और भविष्य से जब भाषा को जोड़ दिया जाएगा ना, तो दिल भी अपने आप उस भाषा से जुड़ जाएगा। आज व्यापार से हिंदी जुड़ गई है, हमारे दिल से भी हिंदी जुड़ने लगेगी। आप देखोगे YouTube के बहुत सारे, आप में से मैं कोशिश कर रहा था, सुनील और ये पाइकराव। अब देखिए हमारा कॉलेज बहुत छोटा सा कॉलेज है, किन्वट जैसे आदिवासी इलाके में है, जहाँ के 2 हीरे आपके पास हैं। तो मैं जब सुनील सर से बीच में बात हुई 8 दिन पहले, वो उसने कहा कि सर हम थोड़े थोड़े ऐसे आयोजन कर रहे हैं, कुछ भित्ति पत्रक वगैरह निकाल रहे हैं, निबंध स्पर्धा वगैरह। मैं चुप बैठा, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन इस बार हमारे कॉलेज में हमने हिंदी के लिए रील्स बनाने का कंपटीशन किया है। आजकल की आपकी पीढ़ी हमेशा मोबाइल पे लगी हुई है, रील्स बनाने वाली है। तो हमने उनको विषय दे दिया, हिंदी विषय पर रील्स बनाओ। चाहे तो गणेश चतुर्थी भी चल रही है ना, गणेश चतुर्थी को वो इसमें जोड़ दो। कंडीशन ये है, जो भी बोलोगे हिंदी में होगा, जो भी उसके ऊपर कैप्शन लगाओगे वो हिंदी में होगा। म्यूजिक भले ही आप देवा, जय गणेश, कुछ भी डालिए, लेकिन हिंदी में आप बात करो। जो यहां पर आकर मंच से बात करने की हिम्मत रखता है वो वैसे करे, और जो जैसे बाथरूम सिंगर हर कोई होता है तो अपने सामने मोबाइल लगाकर आप बात करो, 2 बार एडिट करो, उसको कट करो, कुछ भी करो, और अच्छी तरह से 40 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक की रील बनाकर लाकर सबमिट करो। तो हमारे विद्यार्थियों ने वो किया है। परसों के दिन हमारे पास भी यही हिंदी दिवस का कार्यक्रम है, उसमें हम उसको प्राइज देंगे। लेकिन मुझे अपेक्षा थी जाधव सर मेरे ये मन की बात को यहाँ कहीं चुरा न ले। अब देखिए, ये आइडिया मैं आपको भी दे रहा हूं कि रील्स, हमको तो आदत है ना भाई, कुछ भी मोबाइल ऐसा सामने रखेंगे। अब देखो जाधव सर ने रख दिया, अब इसमें से क्या क्या कट करके मुझे कहां कहां बदनाम करेंगे पता नहीं। हाँ, तो एक मिनट की रील। हाँ, और आजकल चैट जीपीटी कितने विद्यार्थी यूज करते हैं? चैट जीपीटी अकेला है क्या? नहीं, वो भी नहीं, ये अकेली विद्यार्थिनी यूज करती है। हाँ? तो हमारे कॉलेज में हमारे विद्यार्थी चैट जीपीटी उपयोग करना प्रारंभ कर चुके हैं। ठीक है, आप डालिए हिंदी विषय पर 2 मिनट की रील बनानी है, प्लीज गिव मी द कंटेंट बोल के दो, वो कंटेंट क्रिएट करके देगा आपको, खट 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 खट। उसमें पसंद आए उतना उपयोग करो, कंटेंट लेकर रील बना दो। ठीक है, तो आजकल जो है, जो आपके पास मोबाइल हो गए, इतने सारे ऐप्स हो गए, यूट्यूब हो गया, इसलिए ये भाषा के जो बंधन है, भाषा के जो बैरियर हैं वो टूट चुके हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक यूट्यूब देखे जाते हैं तो हिंदी के ही देखे जाते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कितना भी उन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, 50% से ज्यादा व्यूअरशिप हिंदी ओटीटी की है। या फिर आप कैरी मैनाटी को तो जानते होंगे, एल्विश यादव को तो जानते होंगे, जहर पिलाते पिलाते पकड़ा गया था।
या फिर सबसे खतरनाक ध्रुव राठी को तो जानते होंगे। ये आजकल लाखों में कमा रहे हैं, हिंदी में कंटेंट क्रिएट करते हैं और लाखों कमा रहे हैं। तो साहित्य के अंतर्गत हिंदी में चाहे तो ज्ञान की भाषा के लिए इंग्लिश अच्छी बात है, इंग्लिश हमें सीखना ही है, लेकिन भले ही सभ्यता कितनी भी आगे जाए, संस्कृति हमारी अपनी होगी। चाहे आप मोबाइल बनाओ, ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाओ, बड़े से बड़े फिल्म बनाओ, उसमें क्या कुछ भी इफेक्ट डालो, लेकिन आपको जो कंटेंट चाहिए वो हमें हिंदी या अपनी ही भाषा से मिलेगा। और वह कंटेंट एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसकी ओर आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए हिंदी को कम मत आंको। हिंदी आप देखते हैं, कैरी मैनार्टी का अगर एक 10 मिनट का उसका वीडियो देखे तो हमारे जैसों का दिल चकरा जाता है, दिमाग घूमने लगता है, कितने गालियां बक रहा है, लेकिन वो उसका वह चैनल जो है ट्रेंड करने लगता है, लाखों रुपए छाप रहा है। ठीक है, तो इसलिए अपनी भाषा से जुड़े रहो, और अपनी भाषा दिल से निकली हुई भाषा होती है, इसलिए साहित्य के लिए वो अपनी ही भाषा महत्वपूर्ण कहलाती है। जैसे कविताओं में जिसको ठीक है, जान नाम भूल गया, छोड़ देंगे। तो अपने को, या फिर देखिए हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, अंग्रेजी के डॉक्टरेट थे, लेकिन लिखते वो हिंदी थे, क्योंकि हिंदी अपने मन से जुड़ती है, अपने दिल की बातें हम उसमें लिख सकते हैं। इसलिए आप कभी ये मत सोचिए, और आजकल तो ट्रेंड इतना बढ़ गया है, ये जो 2 गुजराती आ गए, पहले भी महात्मा गांधी ने हिंदी का बहुत सेवा की, अभी भी जो 2 गुजराती सेंटर में हैं उन्होंने हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया है। वो अमेरिका में जाते हैं, यूएन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हिंदी में भाषण देते हैं। हिंदी में भाषण देना धीरे धीरे गर्व की बात हो रही है। हम देखते हैं क्रिकेट मैच होता है, हमारे कप्तान को बुलाया जाता है, उसको इंग्लिश में सवाल पूछा जाता है, वो जवाब देने में गड़बड़ा जाता है, और पाकिस्तान के प्लेयरों को देख के तो हमें शर्म आती है, इनको पूछते क्यों हैं और ये बोलते क्यों हैं, पूछता एक है, वो बोलता दूसरा है। ठीक है, सिर्फ इंशाअल्लाह हमको समझ में आता है। ठीक है, तो लेकिन आप देखते हैं यजुवेंद्र चहल है, यजुवेंद्र चहल के पास जाकर कोई माइक रखता है और उसको इंग्लिश में पूछता है तो वो बोलता है प्लीज मेरे को हिंदी में पूछो ना। हाँ, सबसे बड़ा नाम है वो जॉवलिन थोर कौन, चोपड़ा, क्या था ना, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का एक इंटरव्यू याद आ रहा है, जब एक महिला उससे इंग्लिश में प्रश्न पूछती है तो वो आधे में ही उसको रोकता है, पूछता है आपको हिंदी आती है ना, वो लड़की कहती है हाँ हाँ, तो फिर इंग्लिश में पूछिए, हिंदी में पूछिए ना। ठीक है, तो ये इतना बड़ा प्लेयर जब हिंदी में पूछिए ऐसे कहता है। हम देखते हैं हिंदी से कमाने वाले, वो शाहरुख खान हो या ऋतिक रोशन हो, अपने पिक्चर का प्रमोशन करने जाते हैं तो अंग्रेजी में बात करते हैं। हम अमिताभ बच्चन का पहले सुना करते थे, वो स्क्रिप्ट हमेशा देवनागरी में मांगते थे। पिक्चरों में स्क्रिप्ट जो दी जाती है वो रोमन में लिखकर दी जाती है, लेकिन अमिताभ बच्चन उसको देवनागरी में ही मांगते थे। वो कहते थे देवनागरी में पढ़ने का, उसके ढ को समझने का जो मजा है वो रोमन भाषा में नहीं आता है। और आजकल एक और नाम है आशुतोष राणा। आशुतोष राणा हमेशा ही हिंदी में स्क्रिप्ट मांगते हैं, तो जब आप डिमांड करोगे तो उसकी आपूर्ति सामने से होगी। तो इसलिए हिंदी के बहुत सारे मार्ग अब खुले हैं। भले ही आप कितने भी आगे बढ़ो, कंटेंट के लिए, हमारी जीवन से जुड़ी हुई बातों के लिए हमें हिंदी के ही साथ रहना पड़ेगा। सिर्फ इतना सोचो कि बहुत कुछ है, लेकिन हमारी हिंदी संविधान में जैसे कहा गया है वो 24 भाषाओं के साथ एक राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में कहीं नहीं है। आखिर में कुछ अगर हमको चाहिए कि उसके प्रति हमको लड़ना है, कुछ करना है, तो एक कविता जो मुझे बहुत पसंद आती है वो मैं लिख कर लाया हूं, खास करके वो मैं आपके लिए पढ़ता हूं और उसके बाद मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। देखिए, अरे पढ़ने तो दो यार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है और ये मैं हिंदी के पक्ष में जोड़कर आपको कहना चाहता हूं।
भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। झपटता बाज, फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। अब एक तोता डाल पर उल्टा लटक के वो अमरूद को नीचे से चोंच मार रहा है, हम उसका स्नैप लेते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। हाँ, लेकिन वो तोता कर क्या रहा है? भूख से लड़ रहा है, उतनी कठिनाई से वो फल को तोड़ रहा है और उसको खा रहा है। हमको सुंदर दिख रहा है ना? फिर अगर आपको आंदोलन के लिए बुलाया जाता है, वो छोड़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर राष्ट्रीय एनएसएस के अंतर्गत आपको बोला जाता है चलिए प्रभात फेरी निकालिए, नहीं मैं नहीं आती सर, मैं तो बैग लेके चलती, मेरी गली आई कि मैं कट मारती। ठीक है, हाँ? तो जब आप किसी आंदोलन के लिए, कुछ अपनी चाह के लिए, अपनी भूख के लिए, अपने संघर्ष के लिए आप खड़े होते हो, हाथ उठा के बोलते हो, हम प्रभात फेरी में बोलते हैं महात्मा गांधी की जय बोलो, भारत देश बोलो, तो एक ही लड़की बोलते रहती है, दूसरे कुछ बोलने को तैयार नहीं होते, उसको भी ऐसा ओढ़नी खींचते रहते हैं, कशा लगा हुआ सर अजून दूर आहेत। और जैसे ही वो टोकरे तो उठाते नहीं है, वो जाधव सर उधर से कैमरा लेकर आए की लगेच टोपला आपल्या हातात, कुदाल आपल्या हातात, का म्हणजे फोटो मध्ये पाहिजे। ठीक है, तो यानी जब भी हम भूख के लिए लड़ते हैं, आप भले ही पसीना टपक रहा है, आप आंदोलन करने के लिए हाथ उठा रहे हो, गांधी टोपी पहने हुए हो, हमको शर्म आ रही है, लेकिन दूसरे को आप बराबर सुंदर दिखाई दोगे, ये ध्यान रखिए। एक बकरी दोनों अपने पैरों को ऊंचा करके, कोमल पत्तियों को लंबा मुंह करके, जबान निकाल के जब तोड़ रही है, हम ऊपर से उसका फोटो लेते हैं, कितनी मस्त दिख रही है। वो बेचारी संघर्ष कर रही है, भूख के लिए लड़ रही है। तो उसी तरह हिंदी को बचाने के लिए शर्मिंदा मत हो, थोड़ा गर्व से हम हिंदी भाषा भाषी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी भाषा है, उसे हमें सीखना है और उसको उसका प्रचार प्रसार करना है। यह बात अपने ध्यान में रखो। इतनी ही मैं शुभकामनाएं आपको दूंगा। और बता दूं आपको, हिंदी का सबसे बड़ा शब्द आपको पता है? आखिरी में इतना बोल देता हूं, 24 अक्षर और 10 मात्राओं का शब्द है। अब देखिए, ऐसे भी द्रविड़ प्राणायाम हिंदी के साथ नहीं होना चाहिए, और वो शब्द है, देखिए, लौह पथगामिनी सूचक दर्शक हरित ताम्र लौह पट्टिका। कहना क्या चाहते हो? और एक बार सुनो, लौह पथगामिनी सूचक दर्शक हरित ताम्र लौह पट्टिका। कहना क्या चाहते हो सर? सिग्नल। तो ये 24 अक्षर और 10 मात्राओं का शब्द, अगर हम ऐसे शब्द बनाने लगे तो हिंदी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, रिक्शा को रिक्शा बोले चलेगा, हम उसको बोलेंगे नर वाहन, एक नर के द्वारा वो लिया जाने वाला वाहन। अरे रिक्शा जापान का शब्द है, आ गया, पचा लिया, बस है। हाँ, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी हिंदी के हजारों शब्द है। घी हमारा शब्द है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जलेबी हमारा शब्द है, स्वीकार कर लिया है। तो हम क्यों संकोच करें? जो तकनीकी शब्द हैं उनको सहर्ष हम स्वीकार करें। वाक्य पूरा हमारा हिंदी का होगा, वाक्य की रचना हमारी होगी, उनके शब्द हम सहर्ष स्वीकार करें तो हिंदी अवश्य ही आगे बढ़ेगी। गांधी जी का बहुत बड़ा आग्रह था, मराठी तो देवनागरी में ही लिखी जाती है, उनका आग्रह था कन्नड़, तमिल, तेलुगु भी देवनागरी में लिखी जानी चाहिए, तो जिससे कि हिंदी का प्रसार हो। खैर, अब तो पॉलिटिक्स उस पर बहुत कुछ चल रही है, लेकिन हम हिंदी के साथ जुड़े हैं। और आप यहाँ पर जो भी
प्राध्यापक गण हैं, हमारे मित्र डॉक्टर संदीप पाइकराव सर, डॉक्टर साईनाथ साहू सर, हमारे मित्र डॉक्टर सुनील जाधव सर, और मैडम से इसी बार मुलाकात हुई है, डॉक्टर विद्या सावते मैडम। आप एक बड़े ही प्रबुद्ध कॉलेज में, ये जो कि हमारे नांदेड़ की शान है, ऐसे यशवंत विद्यालय में हिंदी का प्रचार प्रसार आप भली भांति कर रहे हो, ये देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कविता मैडम से भी कि यह डिपार्टमेंट उत्तरोत्तर ऐसे ही प्रगति करेगा। विद्यार्थियों को आगे करके ये जो काम कर रहे हैं उसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, मुझे यहाँ पर आमंत्रित कर, भले ही आप बोर हो गए होंगे क्योंकि मैंने विषय आज थोड़ा सा अलग टाइप का चुनने की कोशिश की, तो मैं आपसे क्षमा चाहते हुए मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। भाषण बहुत कमाल था, अनुपम सुने विचार। भाषण बहुत कमाल था, अनुपम सुने विचार। खूब बजाओ तालियां, ये है सच्चे हकदार। शेर प्रस्तुत के लिए मैं शेख फिजा को आमंत्रित करती हूँ। और कोई है कविता वगैरह बोलने का इच्छुक है? आप एक बोल दो। ये बहुत अच्छी कविता बोलती है। मेरा नाम शेख फिजा है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। आज मैं हिंदी दिवस पर कुछ शायरी प्रस्तुत करने वाली हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भाषा की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदी है हम, हिंदी एक दर्पण है, दर्पण से सब अर्पण है। हिंदी है हम, हिंदी भाषा का सिंगार बने। हिंदी है हम, हिंदी कविता का सार बने। हिंदी शब्द में भाव दिखे जब ऐसा कोई स्वभाव दिखे। हिंदी भाषा और हिंदी में जब तर्क बने तब अपनों में भी फर्क बने। और मैं अपने दोस्ती पर एक शायरी बोलूंगी। खामोशियों में भी धीमी सी आवाज है, तन्हाइयों में भी एक गहरा राज है। मिलते नहीं सबको अच्छे दोस्त यहाँ, आप जो मिले हमें खुद पर नाज है। दोस्त को भूलना गलत बात है, उन्हीं का तो जिंदगी भर साथ है। अगर भूल गए तो सिर्फ बात है, अगर साथ रहे तो जमाना कहेगा क्या बात है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद शेख फिजा। कविता प्रस्तुत के लिए मैं कोमल कागदेवाड़ को आमंत्रित करना चाहती हूँ। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं। पर स्टाइल के लिए तो पूरी जान लगाते हैं, पर स्टाइल के लिए तो पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था हमारे देश में हिंदी का बोला बाला था। एक वक्त था हमारे देश में हिंदी का बोला बाला था। माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से कराती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से कराती है। एक डोर में सबको बांधे वह हिंदी है, एक डोर में सबको बांधे वह हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन माने वह हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोली यह कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी यह साधना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसी यह साधना हिंदी है। एक शायरी मैंने अपने मन से मतलब कविता बनाई है, पर वो थोड़ी लव टाइप है, तो मैं वो आपके सामने बोलना चाहती हूँ। जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आता है
जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आता है, कोई तो हमारे लिए बहुत खास बन जाता है, कोई तो हमारे लिए बहुत खास बन जाता है। ना जाने वो किस तरह से हमारी जिंदगी में आता है, ना जाने वो किस तरह से हमारी जिंदगी में आता है, अपने ख्वाब भी वो उसके साथ ले जाता है। सबके जिंदगी में यह दौर जरूर आता है, सबके जिंदगी में यह दौर जरूर आता है। उसको अपना हमसफर बनाना सपना बन जाता है, उसको अपना हमसफर बनाना सपना बन जाता है। अपनी नींद और चैन सब ले जाता है, अपनी नींद और चैन सब ले जाता है। वह जिंदगी में खास बनकर जीना मुश्किल करता है। वह साथ दे तो हमारा सच्चा हमसफर बन जाता है, वह साथ दे तो हमारा सच्चा हमसफर बन जाता है। अगर साथ ना दे तो बर्बादी का किस्सा बन जाता है, अगर साथ ना दे तो बर्बादी का किस्सा बन जाता है। एक बार तो सबको प्यार होता है, एक बार तो सबको प्यार होता है, मगर सच्चा प्यार क्या होता है ये सबको समझ नहीं आता है, मगर सच्चा प्यार क्या होता है ये सबको समझ नहीं आता है। वही हमारे जीने का मतलब बन जाता है, वही हमारे जीने का मतलब जब बन जाता है। कुछ पल के लिए वही सब कुछ बन जाता है, कुछ पल के लिए वही सब कुछ बन जाता है। सफल होने के बाद प्यार कोई भी करता है, सफल होने के बाद प्यार कोई भी करता है, मगर मेहनत करते समय जो साथ देना वही सच्चा हमसफर कहलाता है, वही सच्चा हमसफर कहलाता है। अरे अरे जवानी है तो प्यार जरूर होता है, अरे जवानी है तो प्यार जरूर होता है। वही इंसान साथ दे तो सक्सेस होने की वजह बन जाता है। जिंदगी में एक दौर ऐसा जरूर आता है, जिंदगी में एक दौर ऐसा जरूर। धन्यवाद कोमल जी। किसी भी कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष समापन होता है, इसलिए मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम को अध्यक्षीय समापन करें। हिंदी दिवस समारोह की उपलक्ष्य में यशवंत महाविद्यालय का हिंदी विभाग आज के इस प्रोग्राम के सम्माननीय चीफ डॉक्टर तपन कुमार मिश्रा जी, हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष हमारे सहकारी संदीप जी पाइकराव, डॉक्टर साहू सर, हमारे बहुत अच्छे सहकारी जिनके लिए हम दिल से दुआ देते हैं कि वो बहुत जल्दी किसी कॉलेज के परमानेंट स्टाफ बन जाए। हमारे सुनील जी जाधव सर, विद्या सावते मैम और आप सब, हिंदी में बोलना है ये जरूरी नहीं है, फिर भी मैं जब जब मौका मिलता है तब तक हिंदी में ही बात करती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले सर, हिंदी दिल से लेके देश से लेके जेब से लेके रास्ते के आंदोलन से लेके भूख से लेके मीन्स हिंदी साहित्य की भाषा, शैक्षणिक भाषा, हिंदी कहाँ से कहाँ तक सर ने मीन्स सर ने वो भाषा को इतना जोड़ा दिया, इतना विस्तार से आज का लेक्चर हुआ। मुझे थोड़ा सा लगा कि सर का पहला सेंटेंस था ना कि मैं आज क्लास लूंगा। सर ने सच में क्लास लिया है, सब क्लास लिए है सर ने। इंटरटेनमेंट के बजाय सर ने ये क्लास लिया है। इसीलिए तो सर ने बोला है कि मेरे कॉलेज से दो अनमोल हीरे यहाँ पर लाए वाले हैं तुम, और ये यशवंत, सच में सर आपने तैयार करे वाले जो हीरे हैं ये यशवंत के हिंदी विभाग के हीरे ही है। और हमारे कॉलेज में पाइकराव सर के मुंह से निकली बात, उनके जबान से सुनते हुए शब्द जो होते हैं ना, वो सच में मुझे लगता है कि मैं यूपी में किसी का लेक्चर सुन रही हूँ कि क्या। हमारे सुनील जाधव सर की बात सुनते समय भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उत्तरी प्रदेश से कुछ सुन रही हूँ कि क्या। लेकिन ये सच है सर कि मैं लास्ट ईयर भी ये बोली थी, हिंदी बात करने से शर्माना ये गलत है।
अंग्रेजी का डर लगना ये भी गलत है। मातृभाषा में पढ़ाई करना, बोलना ये बहुत मीन्स कॉन्फिडेंट रहते हैं, ये सच है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी मातृभाषा के ऊपर ज्यादा जोर दिए वाला है, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हिंदी से भागो मत। हिंदी अपने मौसी है, मैं लास्ट टाइम भी करी थी, बोली थी मैं, हिंदी अपने मौसी है और अपने मातृभाषा मराठी ये तो माँ है और अंग्रेजी बुआ है। बुआ से थोड़ा तो डर लगता है, बुआ से डर लगता ही है ना थोड़ा, और माँ तो अपने दिल से, अपने माँ से डरने की कोई बात ही नहीं है। और माँ के नजदीक ये हिंदी है मौसी, इसलिए मुझे जहां तक मुझे लगता है ल छोड़ के दूसरा कौन सा भी फर्क हिंदी में नहीं है। मराठी और हिंदी में का जो शब्दकोश देखते हैं तो उसमें ल शायद वो हिंदी में नहीं है, बराबर है सर, ल हिंदी में नहीं है, मराठी में है। कहाँ भी जाओ तुम, फल वाले के पास जाओ, काम वाली बाई के पास जाओ, रोड पर जाओ, बस स्टैंड को जाओ, रेलवे स्टेशन को जाओ, कहाँ भी जाओ तुम, सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज महाराष्ट्र में भी हिंदी है। घर में भी लोग हिंदी बोलते हैं, बच्चों के साथ भी लोग हिंदी बोलते हैं। क्यों सर, जबरन हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाले वाले हैं, तो बच्चों के लिए तो कम से कम हमें हिंदी में ही बात करना पड़ता है। फिर भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी कैसी है, ये राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली भाषा, प्रसार भाषा, कम्युनिकेशन की भाषा, मीन्स भाषा, साहित्य, भूख, ऐसे बहुत सारे विषय पर हिंदी का महत्व बच्चों के सामने रखा है सर। बस मैं ज्यादा बच्चों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी बस एक मुझे बहुत अच्छी लगती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता, इंदिरा गांधी के ऊपर बनाए वाली भी, और ये भी मैं आपके सामने रखती हूँ। घर चाहे कैसा भी हो, घर चाहे कैसा भी हो, उसे एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना, खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर, कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना, चांद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना, अगर हो लोगों से मिलना जुलना, तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना, घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी कर देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की किश्ती चलाने देना, एक कागज की किश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो, कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो, तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेंच भी लड़ाना, हो सके तो एक छोटा सा पेंच भी लड़ाना। घर के सामने रखना पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना, बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना, खुलकर हंसने की जगह रखना। चाहे किधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा लीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रही है जनाब, जिंदा दिल रही है जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी, वक्त तो बीत रही है, उम्र की ऐसी तैसी, उम्र की ऐसी तैसी। इस कविता के साथ मैं सर का इस महाविद्यालय में स्वागत और अभिनंदन भी करती हूँ। आप सबको हिंदी दिन की उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देती हूँ और मेरी वाणी को यहाँ पर विराम रखती हूँ। मुझे ऐन मौके पर सर ने आपके साथ जुड़े रहने का ये मौका दिया, इसलिए सर का भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। सबका धन्यवाद व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद।